हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था एंड हमने लास्ट क्लास में जाना था कि बेंडिंग ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। एंड देन हमने जाना कि मीडियम भी दो टाइप के हो सकते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। और ये दोनों मीडियम एक दूसरे के कंपेयर में बने होते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी डेंसिटी कम है। एंड हमने जाना कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है देन द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है। तो ये चेंज ऑफ स्पीड इन द लाइट कॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड बिकॉज लाइट की स्पीड चेंज हो रही होती है तो वेवलेंथ भी चेंज हो रही होती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो लास्ट क्लास में हमने इन सब चीज़ों के बारे में सीख लिया था। एंड आज की क्लास में हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि लाइट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे होते हैं हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन की वजह से। इसको हम आज की क्लास में जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो पहली जो चीज़ आती है इसमें, इफ a straight stick is partially put in water it appears to be inclined। ये चीज तो आप अपने घर पे रोजाना कर सकते हैं कि आप एक बकेट में पानी भरे, ओके, बहुत फन एक्सपेरिमेंट है, एंड अपनी पेंसिल को पानी में डुबो दें आधी। ठीक है, तो आधी पेंसिल तो जैसी थी वैसी की वैसी दिखेगी, आधी जो पेंसिल है वो अपने आप ही इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में हल्की सी मुड़ी हुई दिखेगी। आपको पेंसिल ऐसी दिखेगी जब आप ऊपर से पेंसिल को देख रहे होंगे। ओके, ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ध्यान से देखोगे तो पेंसिल आपको मुड़ती हुई दिखेगी। ये एक्सपेरिमेंट तो आप आज जाके ही घर पे कर सकते हो। एंड इसका रीजन क्या है? बिकॉज लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। आप देख रहे हो लाइट क्या है, वो एयर में है, मतलब रेयर मीडियम में है, एंड वाटर डेंसर मीडियम है। तो लाइट क्या हो रही है? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जा रही है। एंड लाइट का बेंड होने की वजह से ही आपको पेंसिल भी बेंड दिखाई देती है। सो इफ अ स्ट्रेट स्टिक इज पार्शियली पुट इन वाटर इट अपीयर्स टू बी इनक्लाइंड। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको रिफ्रैक्शन के थ्रू दिख रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी सी अ वाटर टैंक इट बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड। ओके, मान लो आपने एक ग्लास में पानी भरा, तो जब आप ऊपर से ग्लास का जो बॉटम है, नीचे का पार्ट देखोगे, वो आपको अपनी खुद की पोजीशन की जगह थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाई देगा। एंड अगेन इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज लाइट रे बेंड हो जा रही है तो नीचे जो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था उसकी जगह आपको एक दूसरी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है, एंड वो थोड़ा ऊपर की साइड ही शिफ्टेड दिख रहा होता है। It also appear to be concave shape although it's flat। आपकी ग्लास जो होगी वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होगी, बट लेकिन जब आप पानी डाल दोगे एंड जब उसके बॉटम को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो शेप है वो थोड़ी सी कॉन्केव शेप आ रही है, थोड़ी सी बेंड दिख रही है हमको। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप रिफ्रैक्शन के थ्रू डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे डेली उसमें यूज आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो ये है कि द सन इज विजिबल अ फ्यू मिनट्स अर्लियर। ओके, जो हमारा, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये हमारी अर्थ है। ओके, सो ये हमारा सन है एंड ये हमारा अर्थ है। हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पे पहुंचने के लिए अराउंड 8 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है,
but the sun is visible few minutes earlier then it's actually rise above. आप जानते हो कि जिस और सन का फेस हो रहा होता है उस और डे हो रही होती है, एंड सन के अपोजिट साइड में क्या हो रहा होता है, अर्थ पे नाइट हो रहा होता है. जब सन राइज हो रहा होता है तो अर्थ क्या हो रही होती है, रोटेट हो रही होती है, एंड जो सन की जो रेज होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर से टकराती है, एंड बिकॉज वो बेंड हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो हमें थोड़ी जल्दी दिखाई देने लग जाती है, फ्यू मिनट्स जल्दी दिखने लग जाती है देन एक्चुअल सनराइज. सन एक्चुअल में राइज नहीं हुआ होता, हमें अपीयर हो रहा होता है कि सन उग चुका है कुछ मिनट पहले. किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से. सो ये पॉइंट कह रहा है कि द सन इज विजिबल अ फ्यू मिनट अर्लियर देन इट एक्चुअल राइज अबव होराइजन बिकॉज एज वी गो अप फ्रॉम अर्थ द डेंसिटी ऑफ एयर लेयर डिक्रीजेस. ठीक है, पृथ्वी से अगर ऊपर की साइड देखा जाए तो एयर की जो लेयर्स होती है, एयर में आप बहुत सारी लेयर्स जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत सारी लेयर होती है. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ की लेयर की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, एंड बिकॉज अर्थ की लेयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है तो जो लाइट रेज हो जाती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल टिल इट एंटर दी आई. तो हमारी आंख में एंटर होने से पहले क्या हो रहा होता है, लाइट रे बेंड हो जाती है जिसकी वजह से हमें सनराइज पहले ही दिखने लग जाता है एक्चुअल सनराइज से. ये आपने शायद पहली बार जाना होगा, एंड इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब हम आगे चलते हैं. द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सन अपीयर टू बी एस डैश. अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा एस डैश क्या है. For the same reason, it keeps on appearing 2 minutes earlier after sunset. इसका डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं. ये इसका डायग्राम है. तो ये हमारी अर्थ है, सन यहाँ पर है, बट बिकॉज अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उसकी वजह से जो सन है वो हमें पहले ही दिखने लग जाता है किसी एस डैश पोजीशन पे. सन की एक्चुअल पोजीशन ये है बट सन हमें किसी दूसरी पोजीशन में दिख जाता है जिसकी वजह से हमें फील होता है कि सनराइज जल्दी हो गया है एंड सनसेट लेट हो रहा है. और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारी एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है. हमें सन पहले ही दिखने लग जाता है. ओके, तो यहाँ पर जो ये मैंने पॉइंट कहा है कि द सन अपीयर टू बी एस डैश, हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर है, देन हमारा अर्थ है और यहाँ पर हमारा सन है. सन की रे हमारे एटमॉस्फेयर में टकराती है एंड बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है एंड फिर जाके वो हमें दिखती है. तो हमें ऐसा लगता है रिफ्रैक्शन की वजह से कि सन एक्चुअली में यहाँ दिख रहा है. अगर सन की एक्चुअल पोजीशन एस है तो हमें सन एस की जगह एस डैश किसी और पोजीशन पे दिखाई दे रहा होता है, और इसी की वजह से हमें लगता है कि सनसेट 2 मिनट लेट हो रहा है. ओके, फॉर द सेम रीजन इट कीप्स ऑन अपीयरिंग 2 मिनट आफ्टर द सनसेट. तो इसका मतलब ये कि सनसेट हो चुका होता है पर फिर भी आपको 2 मिनट तक सन दिखाई देगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये रोजाना का फिनोमिना है रिफ्रैक्शन की वजह से सन का लेट तक दिखाई देना. ओके, हेंस द डे द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज द 4 मिनट लॉन्गर. हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखने लगा, हमें 2 मिनट ही के बाद भी सनसेट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो डे है उसमें 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं सन के बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अब हम आगे चलते हैं. ये हमारा वो डायग्राम था. नेक्स्ट जो इफेक्ट हमें और दिखने लगता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. आप सब जानते हो कि स्टार बहुत ज्यादा ही मैसिव बॉडी होते हैं,
स्टार्स बहुत ज़्यादा ही मैसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं, हमारी अर्थ से बहुत मिलियन टाइम्स बड़े होते हैं, ठीक है? बट वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा ही दूर है, ठीक है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अर्थ एंड स्टार्स के बीच में लार्ज डिस्टेंस होता है। एंड बिकॉज अर्थ और सन स्टार्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिस्टेंस होता है, तो जो स्टार्स की रोशनी हो रही होती है वो हमसे बहुत दूर से आ रही होती है, तो हमारे पास स्टार्स की उतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती है जितने बड़े वो होते हैं। एंड बिकॉज हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर है, तो क्या हो रहा होता है, स्टार्स की रोशनी भी क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो रही होती है। एंड बिकॉज स्टार्स की रोशनी रिफ्रैक्ट हो रही होती है एंड स्टार्स की जो रोशनी हमारे तक आ पाती है वो बहुत कम आ पाती है, एंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी लाइक स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, वो चेंज हो रहा होता है, एयर फ्लो हो रही होती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें अपीयर हो रहा होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब वो दिख रहे हैं फिर वो नहीं दिख रहे हैं। बट इसका रीजन क्या है कि जो स्टार्स हैं उसकी रोशनी हमारे पे बहुत दूर से आ रही होती है एंड रोशनी बहुत कम आ रही होती है, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, एंड बिकॉज हमारा एटमॉस्फेयर खुद स्टैटिक नहीं है, हमेशा एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमें अपीयर हो रहा होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ऑन अ क्लियर नाइट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विच इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स अपने आप ही ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग हो रही होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एज वी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस अबव द सी लेवल इंक्रीज। जैसे जैसे डिस्टेंस ऊपर की साइड इंक्रीज हो रहा होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है, डेंसिटी डिक्रीज, ओके। Air can be supposed to be made up of various large number of layer. Should density decrease with the distance above the surface of the earth. Because जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एयर मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सबसे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आपको अर्थ के सरफेस के पास ही मिलेंगे, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होंगे डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी, ये लाइन यही कह रही है। Therefore, the light from the heavenly body में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्स, goes on gradual bending because हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, तो हर एक लेयर पे लाइट क्या हो रही होती है, बेंड हो रही होती है नॉर्मल से, एज इट ट्रेवल थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल हो रही होती है, लाइट रे बेंड हो रही होती है। As the object is always seen in the direction of the light reaching the observer eye. आप स्टार्स को देख पा रहे हो कैसे, जब उनकी रोशनी आपकी आंखों में जा रही है तब से। The star appears high up in the sky than actual position. तो जैसे सन के साथ हो रहा होता है कि सन की पोजीशन हमें कोई दूसरी दिखाई दे रही होती है, सिमिलरली स्टार की पोजीशन भी हमें एक्चुअल पोजीशन से शिफ्टेड दिखाई दे रही होती है, किसी और जगह पे दिखाई दे रही होती है। Further, the density of various layers go varying. जो हमारी अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो उसकी भी डेंसिटी बिकॉज इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, बिकॉज एयर पार्टिकल हमेशा मूव कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रीजन हो रहा होता है, वेदर रीजन होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही होती है। Thus the refractive index of the layer at any particular level goes on changing. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, बट क्या हो रहा होता है कि एयर की डेंसिटी चेंज हो रही होती है, एयर के पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, एंड स्टार से हमारी अर्थ तक बहुत कम लाइट ही पहुंच पाती है, एंड बिकॉज वो लाइट एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो हमें क्या हो रहा होता है,
स्टार्स अपीयर कर रहे होते हैं कि वो ट्विंकल हो रहे हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है, ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस of the various layer of air, the light from the star passing through the atmospheric air change its path from time to time, and therefore the amount of light reaching the eye is not always the same. तो हमारी आंख में जितनी भी रोशनी पहुंच पा रही है वो हर बार बराबर नहीं होती है। This increase of decrease in the intensity of light reaching the eye, क्योंकि ऊपर से जब लाइट रे हमारे आंखों तक आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है स्टार से जब आ रही होती है, बिकॉज वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, एंड बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही होती है एंड हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो रहा होता है, हमें बार बार स्टार की पोजीशन चेंज दिख रही होती है, और इसी को ही बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ दी स्टार्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्विंकलिंग ऑफ दी स्टार्स। ओके, तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट पड़ते हैं उसको समझ लिया है। अब जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते थे, सिमिलरली रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। ओके, एंड रिफ्रैक्शन के 2 लॉ ये कहते हैं, सबसे पहले तो हमें एक टर्म जानना है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने अभी तक 2 टाइप के मीडियम के बारे में पढ़ा, रेयरर एंड डेंसर मीडियम, और हमने जाना कि लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज हो रही होती है रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। ओके, ये चेंज हो रही होती है। तो वो रेशो जो डिफाइन करता है स्पीड ऑफ लाइट, सबसे तेज कहां पर होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम को v से डिनोट करते हैं। तो म्यू, ये म्यू कहते हैं इस सिंबल को, क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, mu। म्यू इक्वल होता है c/v के, ठीक है, और इसी रेशो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मान लो कोई लाइट रे आई रेयरर मीडियम से और नॉर्मल के साथ एंगल बनाया I, और किसी डेंसर मीडियम में चली गई एंड डेंसर मीडियम के साथ एंगल बनाया R। मान लो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेरिजन टू स्पीड इन वैक्यूम अगर निकाला हमने, मान लो वो n1 आया, सॉरी μ1 आया, यहाँ पर हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो पहला लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहले लॉ रिफ्रैक्शन का एंड पहला लॉ रिफ्लेक्शन का सेम होता है। ओके, बट सेकेंड लॉ ये कहता है कि μ1 टाइम्स साइन I इक्वल होगा μ2 टाइम्स साइन R, जहां पर साइन क्या होता है? साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हाइपोटेनियस है, ये एंगल परपेंडिकुलर है और ये एंगल बेस है, तो साइन थीटा हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो ये साइन होता है और ये सेकंड लॉ है, और इसको, इस लॉ को स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड साइन के साथ जो वहां पर एंगल बन रहा है उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन R। तो यहाँ पर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जाना एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को हम c से लिखते हैं,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से लिखते हैं, तो म्यू हो गया c अपॉन v। पहला लॉ रिफ्रैक्शन का कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में खाली यही एक लॉ है जो कॉमन है। रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, जहां पर μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। सो आपको यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ मैंने बताया था, इसको कहते हैं, और मैंने स्नेल्स लॉ बताया था कि क्या होता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। ओके, अब अगर मैं μ1 को इस साइड लेके जाऊं और sin R को इस साइड लेके आऊं तो ये दोनों चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो sin I अपॉन sin R इक्वल होता है μ2 बाय μ1। अब इसी चीज को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, अगर आपको ये नोटेशन पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादातर यूज नहीं होता है, जनरली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बट ये भी एक नोटेशन है तो आपको पता हो जाना चाहिए, ताकि आपने जब कभी भी इसको पहली बार देखे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या आ गया। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते थे सारे रिफ्लेक्शन के केस में, ऐसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होते हैं सारे रिफ्रैक्शन के केस में। ओके, तो ये हमने स्नेल्स लॉ के बारे में जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वही जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बताया ही फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन v, जहां पर p क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको डिफाइन इसी फॉर्मूले से हम करते हैं कि वो रेशो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रहा फॉर्मूला लॉग फॉर्म में, और ये रहा फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं। अब हमें एक और रिलेशन जानना है, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। हमेशा याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट को c से लिखा जाता है या v से लिखा जाता है, वेवलेंथ को इस सिंबल से लिखा जाता है और इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जिस सिंबल से लिखा जाता है वो कुछ ऐसा होता है जिसको कहते हैं न्यू, NU। ओके, अब स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड वो रिलेशन क्या होता है कि स्पीड इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, तो जैसे कि हमने जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में का फॉर्मूला होता है c अपॉन v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो लैम्डा वैक्यूम इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, और इसका मतलब क्या होता है, v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडिया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेवलेंथ इनटू मीडियम। और हमने जाना है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी। अब न्यू से न्यू कैंसिल हो गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा किसका? वैक्यूम का, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ किसका? मीडियम का। तो न्यू इक्वल्स टू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में आता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा एंड देन हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, लाइट चैप्टर एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक को इसके आगे पढ़ेंगे एंड हम आगे पढ़ते पढ़ते लेंस के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।